Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely Deconstructing May 9 by Faisal Siddiqui. डिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं डिकंस्ट्रक्टिंग क्या होता है या डिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो डिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज होती है यानी कि तमाम के तमाम नैरेटिव्स को, तमाम कंस्ट्रक्ट्स को जब तोड़ दिया जाए से मुराद के मुख्तलिफ नजरियों से चीजों को देखा जाए। हर किसी की जगह पर जाकर उस पर्सपेक्टिव से चीज को देखा जाए। दिस इज कॉल्ड ए डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर उन्होंने जो 9 मई का वाकया है उसको डीकंस्ट्रक्शन उसके हवाले से उस प्रोसेस को यहाँ अडॉप्ट करते हुए लिखा है यहाँ पर फैसल सिद्दीकी ने कि डीकंस्ट्रक्शन यहाँ पर किस तरह से है। और उसके अलावा अगर हम इसका भी सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें आपको मुख्तलिफ हवाले दिए जाएंगे। एक तो जॉन मिल्टन हैं जो कि राइटर हैं, ठीक है, पोइट भी हैं। उनकी अपोलॉजी अब जो है एक प्रोज है अपोलॉजी के हवाले से। उसका पर्सपेक्टिव दिखाया है इसके अंदर उन्होंने कि किस तरीके से लोगों का पर्सपेक्टिव छीन लिया जाता है, उनका सोचने का नजरिया तब्दील कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उनके अंधेपन की मजम्मत भी की जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें हॉब्स का जिक्र होगा, ठीक है। हॉब्स कौन है? वो एक रियलिस्ट था, ठीक है, जो कि पावर की बात करता था। तो उसका आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। उसके अलावा मिल की थेरी है, मिल की थेरी ऑफ राइट्स है। मिल एक फिलोसोफर है, ठीक है। थेरी ऑफ राइट्स में वो बताएगा कि कोई भी जो स्टेट है वो तब तक जो है वो तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसके अंदर लिबरल कल्चर ना पाया जाए, ठीक है। एक इंडिविजुअल तब तक प्रॉस्पर या खुशहाल नहीं रह सकता। उसमें इक्वेलिटी ऑफ वुमेन होनी चाहिए, टॉलरेशन होनी चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, तभी ये जो है वो राइट्स सबको मिल सकेंगे। तो ये मिल की थ्योरी ऑफ राइट भी इसको इसमें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको एक मार्क्सिस्ट नजरिया भी दिखाएंगे जिनमें क्लासलेस सोसाइटी दिखाई जाएगी कि क्लास को तोड़कर जो है वो गरीबों के भी हकूक उनको दिए जाएं, ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी हो, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉपरली आपको 4-5 पर्सपेक्टिव दिखाए जाएंगे। और उसके अलावा जो 9 मई को जो वाकया पेश आया उसमें पीडीएम जो कोलेशन गवर्नमेंट थी उनका क्या फायदा था, स्टैब्लिशमेंट को का नजरिया इस वाकये के हवाले से क्या था, 9 मई के वाकये के हवाले से पीटीआई का क्या नजरिया था, उनके नजदीक 9 मई का वाकया क्या था। तो ये तमाम चीजें हमें इस डिकंस्ट्रक्शन के अंदर मिलेंगी। और डिकंस्ट्रक्शन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर अपने आप को हर इंसान की जगह रखकर, हर लेंस लगाकर, डिफरेंट लेंसेज के साथ चीज को परसीव करना, दिस इज कॉल्ड ए डिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। They who have put out the people's eyes reproach them to their blindness। ठीक है, अब ये जॉन मिल्टन की लाइंस हैं, ठीक है, जो कि उनकी अपोलॉजी फॉर स्मैक्टिमस एक पैम्फलेट है या एक प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का जो कि 1642 में आया था। उसकी लाइंस यहाँ पर इन्होंने कोट की हैं फैसल सिद्दीकी ने, ठीक है। और जो स्मैक्टिमस होता है वो क्लर्जी मैन का एक इंग्लैंड में ग्रुप था 1642 में, ठीक है, क्लर्जी जो चर्च मैन होते हैं, ठीक है। तो उसके हवाले से उन्होंने लिखा है यहाँ पर। इस लाइंस का मतलब क्या है वो समझते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो इन लोगों ने इनकी आंखें निकाल ली हैं, ठीक है। अगर लिटरल मतलब देखें तो कह रहे हैं इनकी आंखें ले ली और अब वो उनके अंधेपन की मजम्मत कर रहे हैं। आंखें ले ली से मुराद ये कि उनके सोचने समझने की सलाहियत को पहले खत्म किया गया, लोगों की इंटेलेक्ट छीन ली गई कि वो लोग चीजों को कैसे परसीव करें, कैसे देखें। और अब जब उनसे उनका नजरिया छीन लिया गया है, अपने अकॉर्डिंग उनका नजरिया बना दिया गया है, और तो अब अंधा करने के बाद उनके अंधेपन की मजम्मत की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर वो मॉक कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर। आगे चलते हैं। द पॉलिटिकल वायलेंस विटनेस्ड फ्रॉम May 9 to May 11 2023 इज अ सब्जेक्ट ऑफ मच कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या होता है? मुतनाज़िया चीज। अब वो कह रहे हैं सियासी तशद्दुद जो देखा गया 9 से 11 मई 2023 को वो एक मुतनाज़िया सब्जेक्ट है। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इट वॉज एन अटैक ऑन द स्टेट। ठीक है, अब आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं, देखें। कह रहे हैं सबसे पहले कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये अटैक था स्टेट के ऊपर। फॉर पीडीएम एंड इट्स अलाइंड पार्टीज, पीडीएम और उसके साथ जो इत्तेहादी जमातें मौजूद थीं, इट वाज प्रूव दैट द पीटीआई इज नॉट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। तो उनके लिए ये क्या था? उनके लिए ये एक प्रूफ था कि पीटीआई जो है वो एक जमहूरी सियासी जमात नहीं है। फॉर द पीटीआई, और अब जो तीसरा पर्सपेक्टिव है पीटीआई के लिए,
इट वॉज अ कंस्पायरेसी टू डिसमांटल इट। कंस्पायरेसी होती है साजिश करना, डिसमांटल तोड़ देना, नीचे गिरा देना किसी को, ठीक है। और पीटीआई के अकॉर्डिंग ये है कि उनके खिलाफ ये एक साजिश थी उनको नीचे गिराने के लिए। ये तीनों पर्सपेक्टिव आपको दिखाए गए हैं। दिस इज कॉल्ड ए डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे बता रहे हैं, देयर फॉर ऑन द वन हैंड द रूलिंग कोलिशन गवर्नमेंट एंड द स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव आइदर जस्टिफाइड और केप्ट साइलेंट, ठीक है। कह रहे हैं इसीलिए अगर एक तरफ हम देखें, ठीक है, एक तरफ देखें तो जो इत्तेहादी गवर्नमेंट नजर आती है और जो इदारे हैं स्टेट के, ठीक है, वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, और केप्ट साइलेंट या फिर जो है वो खामोश रहते हैं अबाउट द ग्रेव वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसके हवाले से, किसके मुतालिक, जो ग्रेट वायोलेशन हो रही हैं, तोड़ी जा रही हैं फंडामेंटल राइट्स की, को तोड़ा जा रहा है या उसको माना नहीं जा रहा, उसके हवाले से वो खामोश रहते हैं। डिफाइंस, डिफाइंस होता है नाफरमानी करना, डिफाइंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स ऑर्डर, और वो नाफरमानी करते हैं जो एपेक्स कोर्ट है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको। सबवरियन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सबवरियन होता है बगावत करना, ठीक है, बगावत करते हैं जमहूरी इदारों की। एंड रिप्रेशन ऑफ अ फ्री मीडिया, रिप्रेशन होता है जबर, ठीक है, जबर दिखा गया फ्री मीडिया के ऊपर इन देयर क्वेस्ट टू डिसमांटल द पीटीआई। क्वेस्ट होता है कोशिश, ये तमाम कोशिशें थी किसके लिए, डिसमांटल करने के लिए पीटीआई को। ऑन द प्रीटेक्स ऑफ अ सेफ गार्डिंग द स्टेट, और प्रीटेक्स क्या रखा गया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या रखा गया कि हम वो जो है वो स्टेट को महफूज कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, उसकी सेफ गार्ड कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये इन्होंने एक वन हैंड आपको चीज दिखाई। अब ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पर क्या है, डिस्पाइट इट्स अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, अगर हम इसकी ये जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, सियासत है, इसके बरक्स देखें, एंड पास्ट कोलुयन विद द एस्टैब्लिशमेंट, और जो मिली भगत थी, कोलुयन कहते हैं मिली भगत, ठीक है, पीटीआई की मिली भगत रही एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो हम गुज़िश्ता देखते आए हैं। द पीटीआई हैज पैराडॉक्सिकली नाउ बिकम द टॉर्च बियरर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एक तरफ तो उन्होंने बताया कि पीटीआई जो है वो अब उसको डिसमांटल करने के लिए कोशिशें की गई, ठीक है, और ये प्रीटेक्स्ट था कि सेफ गार्ड किया जा रहा है स्टेट को। तो दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि मिली भगत एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही पीटीआई की, और पीटीआई अब पैराडॉक्सिकली जो है वो टॉर्च बियरर बन गया है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। पैराडॉक्सिकली क्या चीज होती है, यानी एक तरफ तो आप उस जो बात कर रहे हो ना, तो दूसरे ही जुमले के अंदर उसके अगले ही हिस्से में आप उस चीज को निगेट भी कर रहे हो, ठीक है। तो पीटीआई एक तरफ पहले इन्हीं के साथ थी, और अब जो है वो उसके खिलाफ चीज जाने शुरू हो गई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब वो क्या बन गई है, टॉर्च बियरर बन गई है, एंटी स्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड प्रेस फ्रीडम, और अब वो स्टैब्लिशमेंट के एंटी हो गई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के और प्रेस फ्रीडम के। हु इज राइट इन दिस बैटल बिटवीन स्टेट सर्वाइवल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे सवाल कर रहे हैं राइटर के, कौन इस जंग के अंदर, इस बैटल में, इस झगड़े में जो है वो सही है, किसका सर्वाइवल है ठीक, क्या किसका सर्वाइवल ठीक है, मतलब किस किस के दरमियान, हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखें, जमहूरियत को देखें, ये ठीक है। आगे आता है लेविएथन स्ट्राइक्स बैक। अब लेविएथन क्या होता है, एक ह्यूज किस्म की चीज, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा आप जिन कह लें, ठीक है। स्ट्राइक्स बैक, हम अब पीछे की तरफ जाएं, जो अपनी ह्यूज चीजें देखें तो हमें पता चलेगा। फेस्ड विद द इंग्लिश सिविल वॉर इन द 17th सेंचुरी, जिसमें इंग्लिश सिविल वॉर होती है 17वीं सदी में। सिविल वॉर कहते हैं खाना जंगी को जो मुल्क के अंदर ही हो रही हो, ठीक है। थॉमस हॉब्स थ्रू हिज क्लासिकल टेक्स्ट लेविएथन रिस्पॉन्डेड विद अ सिंपल थ्योरी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। अब ये क्लासिकल टेक्स्ट है लेविएथन, ठीक है, किसका है, थॉमस हॉब्स का है। हॉब्स रियलिस्ट है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो वो अपनी सिंपल थ्योरी प्रेजेंट करता है गवर्नेंस के हवाले से। ओनली अ स्ट्रॉन्ग स्टेट कैन सेव अस फ्रॉम अनार्की एंड वायलेंस। इस थ्योरी में वो ये कहता है कि सिर्फ एक मजबूत स्टेट ही जो है वो हमें सेव कर सकती है इंतशार और तशद्दुद से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, बिफोर एनी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और फंडामेंटल राइट्स, there must be order based on obedience to state authority derived from its monopoly over violence। दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको समझें तो वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे भी सबसे ऊपर अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए। और स्टेट की अथॉरिटी एक ओबीडियंस के साथ होनी चाहिए, जिसमें मोनोपोली किसकी हो, और सिर्फ स्टेट की हो, ठीक है, वायलेंस से बालातर हो चीजें, और स्टेट सबसे ज्यादा ऊपर हो।
ठीक है, हेजमोनिक सिचुएशन या हेजमोनिक पावर किसके पास हो, स्टेट के पास हो, अथॉरिटी स्टेट के पास हो। हाउ शुड द पाकिस्तानी स्टेट हैव रिएक्टेड टू द इवेंट्स व्हिच कल्मिनेटेड इन द पॉलिटिकल वायलेंस ऑफ 9th मई। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी स्टेट ने रिएक्ट किया, ठीक है, जो 9 मई का जो वाकया था जो कि खत्म हुआ सियासी तशद्दुद पर, विच इन्वॉल्व एब्यूज अगेंस्ट, जिसमें एब्यूसेस भी शामिल थे, इन्वॉल्व थे इन लोगों के खिलाफ, एंड एफर्ट्स टू क्वेश्चंस, और कुछ सवालात की कोशिशें थी, द लेजिटिमेसी ऑफ द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप, उसमें मिलिट्री की और इंटेलिजेंस लीडरशिप की लेजिटिमेसी भी पाई जाती थी, अलोंग विद अ कैंपेन टू क्रिएट डिवीजन्स विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, और साथ ही साथ जो है वो डिवीजन देखी गई आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही। Violence against the coercive arms of the state, that is police and armed forces, ठीक है, वो कह रहे हैं वायलेंस किसके खिलाफ था, एक जबर देखा गया, कोर्सिव आर्म्स देखी गई, जारहाना चीजें देखी गई, जिनमें पुलिस भी शामिल थी, आर्म्ड फोर्सेस भी थी, एंड लेबलिंग ऑफ द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज अपोज टू द पीटीआई एज अ फॉरेन एजेंट। प्रिवेलिंग होता है गालिब आ जाना, ठीक है, और अब वहां पर एक पॉलिटिकल एक सियासी सिस्टम दिखाया गया, और सियासी जमातें जो हैं वो तमाम की तमाम सियासी जमातें अपोज कर रही थी, इख्तलाफ रख रही थी पीटीआई से, कि पीटीआई जो है वो एक फॉरेन एजेंट के तौर पर उसको ले रहे थे। Hobbes would have approved of the state's reaction to the May 9 political violence। ठीक है, हॉब्स जो है वो हॉब्स ने किया होगा अप्रूव स्टेट के रिएक्शन को जो 9 मई को सियासी तशद्दुद देखा गया, बिकॉज क्योंकि if there is anything worse than a military coup against a constitutional order, it is a coup within the armed forces। क्योंकि वो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक, अगर आइन को धक्का लगे या आइन के अगेंस्ट कोई बात हो ना, तो वो फिर चल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बदतर चीज वो होती है जब अपनी ही आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान में डिवीजन हो जाए। Regardless of our complete unacceptability of the military coup by Ayub, Yahya, Zia, and Musharraf, and the continuing political dominance of the establishment। अब हम इससे हट के बात कर रहे हैं वहां पर राइटर, और कह रहे हैं कि हमारी जो अनएक्सेप्टेबिलिटी रही है, हम कबूल नहीं करते आए हैं मुकम्मल तौर पर अयूब, याहिया, जिया, मुशर्रफ के दौर को, उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस को, ठीक है, सियासी डोमिनेंस को, इस्टेब्लिशमेंट की हम कबूल नहीं करते आए। द सेविंग ग्रेस इन दिस कंट्री इज द यूनिटी ऑफ कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि फिर भी सेविंग ग्रेस क्या है इस कंट्री का, एक यूनिटी, किस चीज की यूनिटी, कमांड और आर्म्ड फोर्सेस की यूनिटी। The alternative to this unity of command is nightmarishly scary। अगर हम इसके अल्टरनेट देखें, बरक्स जाकर देखेंगे, तो हमें एक ड्रामने ख्वाब से ज्यादा खौफनाक किस्म की एक चीज नजर आएगी, दैट इज प्रेजेंट डे सूडान, लीबिया एंड यमन एंड ऑल द अफ्रीकन मिलिट्री सिविल वॉर्स ऑफ द लास्ट एंड दिस सेंचुरी। जिसमें आपको एक सिविल वॉर देखने को मिल जाएगी, जिसमें जो है वो अपनी ही मिलिट्री फोर्सेस के अंदर डिवीजन हुई हुई है, जैसे कि इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल कोट की, सूडान में आप देख सकते हैं, लीबिया में देख सकते हैं, यमन का हाल आप देख सकते हैं, अफ्रीकन मिलिट्री में सिविल वॉर्स देख सकते हैं जिनमें खाना जंगी हो रही है, अपनी ही मिलिट्री के अंदर डिवीजन हुई हुई हैं। इस सेंचुरी में आप इन तमाम चीजों को देख सकते हैं, पहले से लेकर आखिरी लास्ट सेंचुरी से आप देख सकते हैं अभी तक की सेंचुरी को भी। The only rational path open for the establishment dominated state is the Indonesian path। अब राइटर यहाँ कह रहे हैं कि इस रैशनल पाथ के लिए सिर्फ एक ही बेहतरीन हल यही है, ये इस डोमिनेटेड जो स्टेट डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, इसमें आप इंडोनेशियन पाथ को अगर जो अडॉप्ट करेंगे, तभी आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बट ऑल सक्सेसफुल मॉडर्न स्टेट्स हैव आल्सो शोन दैट हॉब्स फिलोसफी ऑफ ऑर्डर हैज टू बी कंबाइंड विद जॉन मिल्स थ्योरी ऑफ राइट्स। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल मॉडर्न स्टेट्स हैं ना, वो यही शो कर रही हैं, उनकी सक्सेस ये हमें यही दिखा रही है कि हॉब्स की रियलिस्ट फिलोसफी के साथ साथ जॉन मिल की जो थ्योरी ऑफ राइट्स है ना, उसको भी अगर कंबाइन किया जाए, तब ही एक स्टेट जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम देख सकते हैं, कॉशन हैज टू बी बैलेंस्ड एंड लेजिटिमाइज्ड बाय कंसेंट बेस्ड ऑन राइट्स एंड वेलफेयर। कि जो जबर है, जो जहारियत है और जो कंसेंट है, इनको आपस में हमें बैलेंस करना है, तब ही हम राइट्स और वेलफेयर दोनों के जो है वो कंसेंट से, लोगों के कंसेंट से, रजामंदी से चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। कॉशन एंड कॉन्सेंट, ठीक है, अब जो यहाँ पर कॉशन है,
ठीक है, यानी कि जहारियत है, उसके बाद जो रजामंदी है उसके हवाले से आपको बताएंगे। एज द मार्क्सिस्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी बताई थी वो बता रहे हैं। इंटेलेक्चुअल एंटोनियो ग्रेस्की हैज एक्सप्लेन्ड, अब एंटोनियो ग्रेस्की जो है उसने एक्सप्लेन किया है, जो मार्क्सिस्ट को मानने वाला है। नो रूलिंग एलीट इंक्लूडिंग अथॉरिटेरियन रिजीम्स कैन रूल। अब वो कह रहा है कि कोई भी अथॉरिटी जो है, कोई अथॉरिटेरियन रिजीम तब तक रूल नहीं कर सकता, कैन रूल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फियर बेस्ड ऑन कॉशन, सिर्फ और सिर्फ जहारियत की बेस पर, किसी किस्म का खौफ और जहारियत पर मबनी कोई शख्स भी रूल नहीं कर सकता। एंड लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन पेट्रियोटिज्म, बल्कि लेजिटिमेसी ज्यादातर बेस किस पे करेगी, उसकी बेस क्या होगी, हुब्बुल वतनी होगी। For example, all three previous military dictatorships of Ayyub, Zia, and Musharraf lasted for years because their rule was also based on implied consent of the masses. अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी उन्होंने कोट कर दी समझाने के लिए कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसमें हमने अयूब, जिया और मुशर्रफ को देखा, जिनका टेन्योर गुजरा इतने सालों तक, उन्होंने रूल इसलिए ही कर लिया क्योंकि उसमें लोगों का यानी मैसेस का कंसेंट शामिल था, रजामंदी शामिल थी, विच वॉज डिराइव्ड फ्रॉम रिलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमने देखा कि मुआशी ग्रोथ भी हो रही थी। ठीक है, वो मईशत हमारी परवान चढ़ रही थी, तो लोगों की इसमें कंसेंट शामिल था, रजामंदी शामिल थी। बेस्ड ऑन फॉरेन एड, ठीक है, फॉरेन एड बेशक हम ले रहे थे, एंड अ सेमी सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा आइडियोलॉजी, उसके अलावा कुछ सेमी सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा जो है वो भी किया जो है फैलाया जा रहा था, आइडियोलॉजी दिखाई जा रही थी, दैट इज डेवलपमेंट फॉर अयूब। ठीक है, यानी वो जो आइडियोलॉजी थी वो आपको पता ही है, अयूब की डेवलपमेंट का जिक्र होता है। इस्लाम फॉर जिया, ठीक है, जिया के लिए इस्लाम का जिक्र होता है। एनलाइटेंड मॉडर्न फॉर मुशर्रफ, ठीक है, मॉडरेशन जो हमें नजर आती है वो मुशर्रफ के दौर में आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। पाकिस्तान इज अ ह्यूज कंट्री ऑफ ओवर 240 मिलियन पीपल, पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है जिसकी 240 मिलियन आबादी है, मोस्टली यंग एंड यंग मैन एंड वुमेन उसमें शामिल हैं, हु हैव एन इनसेटिएबल अर्ज टू बी प्रॉस्पेरियस। ठीक है, यानी कि उनका यही है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रॉस्पेरियस हो जाएं। ठीक है, इनसेटिएबल होता है नाकाबिले तस्खीर, ठीक है, नाकाबिले तस्खीर तौर पर वो किस तरह से खुशहाल हो सकते हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। बट इन द करंट टाइम्स, लेकिन अगर हम अभी रिसेंट टाइम की बात करें, दिस अनफुलफिल्ड अर्ज इज फ्यूल्ड बाय सोशो पॉलिटिकल नैरेटिव्स थ्रू सोशल मीडिया, रिजल्टिंग इन एंगर एंड रेग। लेकिन अगर हम अभी करंट के जमाने की टाइम की बात करें तो ये अनफुलफिल्ड अर्ज ही रह गया है, क्योंकि जलती पर तेल का काम कौन कर रहा है, सोशो पॉलिटिकल कुछ सियासी माशरती सियासी कुछ ऐसे नैरेटिव्स बना दिए गए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट किए जा रहे हैं, और उनके नतीजे के तौर पर लोगों में गम और गुस्सा ही पैदा हो रहा है। Although there is nothing unusual about the Pakistani state's authoritarian response to 9 May violence, ठीक है, अगरचे हम देख सकते हैं कि कुछ भी अनयूजुअल नहीं था पाकिस्तानी स्टेट अथॉरिटेरियन रिस्पांस में, अगर हम 9 मई के वायलेंस को देखें। इट्स ऑब्जेक्टिव टू डिसमांटल अ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, इसका मकसद डिसमांटल करना था एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी को, एंड सबवर्ट जुडिशियल डिसीजंस, और जो पलट देना था, बगावत कर देना था जो जुडिशियल डिसीजंस आए थे उनको, आर कम्प्लीटली डिसप्रोपोर्शनेट, तो ये तमाम चीजें बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट लगती हैं, बिल्कुल गैर मुतनासिब लगती हैं, रॉन्ग लगती हैं, काउंटर प्रोडक्टिव लगती हैं, फॉर द फॉलोइंग रीजन, मुख्तलिफ मंदरजा झेल आपको रीजन दिए हैं, वो कहते हैं ये गैर मुतनासिब है मंदरजा झेल रीजंस की वजह से, और वो रीजंस क्या हैं आगे देखते हैं। फर्स्टली द 2007 जुडिशियल लॉयर्स मूवमेंट, ठीक है, सबसे पहले 2007 में जो जुडिशियल लॉयर मूवमेंट चली, जिसको पीटीएम मूवमेंट कहा जाता है, द प्रेजेंट बलोच इंसर्जेंसी एंड द मे 9 पॉलिटिकल वायलेंस हैव मच इन कॉमन, तो उसमें हमें जैसे बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी या 9 मई का वाकया देखें, उसका तशद्दुद देखें तो वो कॉमन है। दे आर मिडिल क्लास, वो भी मिडिल क्लास थे, ठीक है, हैं अर्बन हैं, वुमेन हैव अ रोल, उनमें औरतों का किरदार है, एंड देयर इज रेग विदाउट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस, और वहां पर भी गम और गुस्सा है, ठीक है, विदाउट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस होते हैं लॉजिकल सॉल्यूशंस, किसी किस्म का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, उसके बगैर ही गम और गुस्सा ही है बस। दिस एंगर एंड रेग कैन नॉट बी क्रश्ड थ्रू कोर्शन एंड सीड्यूस थ्रू पेट्रियोटिज्म, इस तरह का जो गुस्सा होता है वो कभी भी क्रश नहीं किया जा सकता जहारियत के जरिए से, या उसको सीड्यूस नहीं किया जा सकता है बुल वतनी के जरिए।
ये सबसे पहला रीजन दिया उन्होंने। अब सेकंड रीजन क्या बताते हैं जी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन पंजाब एंड लाहौर इन पर्टिकुलर हैज ऑलवेज सक्सीडेड। ठीक है, अब देखा हमने कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो हरकत नजर आई पंजाब में नजर आती रही है, लाहौर में खसूसी तौर पर, जिनमें 1968 से लेकर 1977 2007 से 9 का पीरियड शामिल है। एंड रिप्रेसिव टैक्टिक्स टेस्टेड इन सिंध, उसके अलावा जो रिप्रेसिव जबराना जो टैक्टिक्स जो चालें चली गई सिंध में देख सकते हैं, बलूचिस्तान में। एंड केपी विल नॉट नेसेसरीली वर्क इन पंजाब, और केपी भी काम नहीं करेगा पंजाब में। थर्ड रीजन क्या है जी, लिजिटिमेसी बेस्ड ऑन कोर्शन एंड पेट्रियोटिज्म इन अ पीरियड ऑफ स्टैगफ्लेशन विल नॉट सक्सीड। तीसरा यही कि लेजिटिमेसी बेस किस पे कर रही है, जबर पर कर रही है, हुबुल वतनी पे भी कर रही है। ठीक है, और पीरियड कौन सा है, स्टैगफ्लेशन का है, जमूद तारी है। जमूद होता है जमा हुआ होना, जिसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट ना हो, कोई सक्सेस ना हो रही हो, कोई ग्रोथ ना हो रही हो। ठीक है, एंड क्वेश्चन डोंट जेल वेल विद एम्प्टी स्टमक्स, और जब स्टमक खाली होंगे ना तो किसी किस्म का कोई बेहतर काम भी नहीं होता है। फोर्थली अब बता रहे हैं आपको, नो बडी रिलाइज ऑन टेलीविजन फॉर देयर पॉलिटिकल व्यूज। कोई भी शख्स अपनी मतलब अपने व्यूज को बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए ना, टेलीविजन टीवी पर या टीवी की न्यूज पर, इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं कर सकता, रिलाई नहीं कर सकता। प्रोपेगेंडा ऑन टीवी अचीव्स लिटिल लेजिटिमेसी, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो है वो टीवी के जरिए से ही जो है वो थोड़ी बहुत तरीके से ही लेजिटिमेसी रखता है अपने अंदर। फिफ्थली, पांचवा जो रीजन है वो क्या है जी, कैन दिस स्टेट ओपन अप अनदर फ्रंट अगेंस्ट अ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। क्या ये स्टेट कर सकती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, व्हेन ऑलरेडी इट इज फेस्ड विद टू इंसर्जेंसीज, जब वो ऑलरेडी ही दो इंसर्जेंसीज फेस कर रही है, जिनमें कौन कौन सी हैं, दैट इज टीटीपी एंड ब्लोच इंसर्जेंट्स। ठीक है, जिनमें टीटीपी और ब्लोच इंसर्जेंट्स शामिल हैं। एंड अ हॉस्टाइल जियोपॉलिटिकल नेबरहुड, और साथ ही साथ हमारे हॉस्टाइल यानी है दुश्मन जो जियोपॉलिटिकल नेबरहुड है वो भी उसमें शामिल है। इन शॉर्ट, अ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कॉशन एंड पेट्रियोटिज्म टू कंट्रोल पॉलिटिक्स एंड जुडिशियल विल नॉट वर्क। ठीक है, तो वो इन शॉर्ट मुख्तसरन यही बताया कि इस तरह की स्ट्रेटजीज जो कॉशन पर मबनी हो, जो हुबुल वतनी पर मबनी हो, ठीक है, वो पॉलिटिक्स को, सियासत को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें इस तरह की जुडिशरी काम नहीं करेगी। द स्वॉर्ड, ठीक है, स्वॉर्ड कोर्सिव पावर, ठीक है, स्वॉर्ड यानी तलवार के जरिए जारहाना जो पावर होती है, अथॉरिटेरियनिज्म होती है, मस्ट टॉलरेट एंड को एग्जिस्ट विद द पीपल, पॉलिटिक्स एंड द पेन जुडिशरी। तो उनको यानी स्वॉर्ड को, पावर को जरूरी है कि वो टॉलरेट करे और दोनों तीनों चीजें साथ लेकर चले, यानी और को एग्जिस्ट करे पॉलिटिक्स के साथ, जुडिशरी के साथ, यानी मिलिट्री, पॉलिटिक्स, जुडिशरी साइड बाय साइड चले, एक यूनिट होकर चले। जब उनके दरमियान यूनिटी पाई जाएगी तभी वो एक मजबूत स्टेट करार पाएगी, अकॉर्डिंग टू हॉब्स। ठीक है, आगे देखते हैं इंडोनेशियन पाथ। अब इंडोनेशियन पाथ उन्होंने बताया था आपको ऊपर के, इंडोनेशियन पाथ ही को हम अडॉप्ट करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। तो वो कौन सा पाथ है हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड chaos एंड ग्लोबल ह्यूमिलिएशन, द ओनली रैशनल पाथ ओपन फॉर द establishment dominated state is the Indonesian path to democratic constitutionalism। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस क्योस को, इस तबाही को, इस ग्लोबल ह्यूमिलिएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसको अवॉइड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस जो इंडोनेशियन पाथ है उसको ही अडॉप्ट करना होगा। वही हमें जमहूरी आईनी तरीके से उस पाथ पर लेकर जाएगी। इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़, क्योंकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इंडोनेशिया ऑल्सो अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन द 1940s। इंडोनेशिया ने भी 1940 के दिहाई के अंदर ही उसने जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की, आज़ादी हासिल की। इट वाज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप फ्रॉम 1967 टू 98। ठीक है, 1967 से 98 के दरमियान तक उसमें भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का दौर ही रहा, आमरियत ही रही। इट्स मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हैड इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसमें भी हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट नजर आए थे इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर। एंड वॉज डीपली इन्वॉल्व इन इंडोनेशिया सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और वो भी इंडोनेशिया की सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे गहरे तरीके से। इट इज़ अ जोग्राफिकली एंड एथनिकली डाइवर्स कंट्री, और जो इंडोनेशिया है वो जोग्राफियाई लिहाज से, मजाहिब के लिहाज से डाइवर्स कंट्री था। उसमें बहुत से लोग पाए जाते थे, हर रंगो नस्ल के लोग मौजूद थे। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, और दुनिया का वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है, आबादी रखने वाला। It has experienced tensions between Islam and
मॉडर्निटी, और इसने भी टेंशन्स बर्दाश्त की, एक्सपीरियंस की इस्लाम और मॉडर्निटी के दरमियान। एंड लास्टली और आखिर में देयर आर सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स इन सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडोनेशिया, और इसके अंदर हमने जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी देखी जो कि इंडोनेशिया के अंदर हुई। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ इसकी कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। बट ड्यू टू द स्वीयर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1998 द इंडोनेशियन मिलिट्री गेव अप इट्स पॉलिटिकल पावर। लेकिन जब 1998 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, ठीक है, तो इंडोनेशियन जो मिलिट्री है वो गेव अप कर देती है पावर को। सिंस 1998 डेमोक्रेसी हैज डिपेंड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो 98 के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी जो जमहूरियत होती है वो डीप हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो भी स्टैब्लिश हो जाती है, पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव इमर्ज। एक पावरफुल कोर्ट्स जो है ना, आईनी इदारे, वो प्रॉपरली उभर कर सामने आते हैं, इमर्ज होते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली विदाउट एनी रिप्राइजल अगेंस्ट द इंडोनेशियन मिलिट्री। ठीक है, लेकिन इंतकाम के बगैर, रिप्राइजल होता है इंतकाम, ठीक है, किसी भी इंतकाम के बगैर ये चीजें सामने आती हैं। इंडोनेशियन मिलिट्री के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं होता, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिलिट्री रूल, और मिलिट्री रूल के भी किसी किस्म की जो है वो जवाबदेही नहीं होती। एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द कोर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द इंडोनेशियन मिलिट्री, और वहां पर किसी किस्म की कोई कोर इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिसीज हो, इंटरेस्ट हो इंडोनेशियन मिलिट्री के, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की जाती। दस इट इज एन इंक्रीमेंटल एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक मॉडल। तो ये एक इंक्रीमेंटल यानी कि आगे बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ जो है वो, और एक इंक्लूसिव जमहूरी मॉडल है। विल द पाकिस्तानी स्टेट रीथिंक इट्स डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द 9th मई वायलेंस। तो क्या पाकिस्तान करेगा इस तरह का जो इसका गैर मुतनासिब जो रिस्पॉन्स था 9 मई के वायलेंस, ठीक है, के बारे में, तो उसको रीथिंक करेगा पाकिस्तान? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, हो सकता है ना करे। दिस इज सैडली बिकॉज एन एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री टीचेस अस द लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ठीक है, क्योंकि ये बदकिस्मती की बात है कि हम देख सकते हैं कि हमने मुआयना किया इस चीज का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो कि एक लॉन्ग टर्म लेकर आई है, एज अपोज टू शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल टेक्टिक्स, और वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल टेक्टिक्स के साथ उस तरह से नहीं टकरा पाएगी। इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्लाइनेशन ऑफ अवर रूलिंग एलिट्स, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्लिनेशंस हैं, ज्यादा रुझानात जो है वो नहीं है हमारे स्ट्रॉन्ग रूलिंग एलिट्स के इस तरफ, क्योंकि जो है वो डीकंस्ट्रक्शन करने की जो है वो चीज़ों को ज़रूरत है, डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, कि डीकंस्ट्रक्ट करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट लेंसेज से चीज़ों को परसीव करें। मगर ये चीज़ इतनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही चांसेस हैं कि वो नहीं रीथिंक करेंगी। मगर अगर हम इंडोनेशियन पाथ को, जैसा कि उन्होंने किया, उसको फॉलो कर लेते हैं, तो काफ़ी बेहतर इस चीज़ में हम बेहतरी देख सकते हैं। अगर हम हॉब्स की, उसके अलावा जॉन मिल्टन की बात को गौर करें, जिसने जो है यही कहा कि अगर जो है वो अंधापन जो है, हम उसको दोबारा से बेहतरी की तरफ, ठीक होने की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं अपने। ठीक है, तो इन तमाम थेरीज को अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके हम बेहतरी की जानिब रवां दवा हो सकते हैं। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।